देखो, मैं बड़े बड़े लेक्चर्स या बड़ी बड़ी वीडियो एक एक घंटे की, डेढ़ डेढ़ घंटे की इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि यूट्यूब पे बहुत सारे अनुभवी टीचर्स की जो जो 15 15 साल 20 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है यार, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो इसलिए मैं बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं जहां पे कंफ्यूजन होती है उन पॉइंट्स को ढूंढूंगा और उन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी छोटी वीडियोस में दूर करके अपना आप भी निकलो और मैं भी निकल लूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चैप्टर है प्लांट फिजियो में हमारे पास, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है रेस्पिरेशन। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। देखो, हम अपनी रसोई में, किचन में खाना बनाते हैं। हम खाना बनाते हैं और फिर उस खाने को खाते हैं। क्यों खाते हैं? सिंपली हमें उस खाने से एनर्जी मिल सके इसलिए करते हैं। तो सेम प्लांट्स का है कि प्लांट्स क्या करते हैं, पहले फूड को बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स पहले फूड को बनाते हैं, फिर उस फूड को खाते हैं। किस लिए? ताकि वो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो प्लांट्स ने फूड को बनाया। उस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। सिंपली चैप्टर की ही डायरेक्टली बात करते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ नहीं है। प्लांट्स ने फूड को बनाया, वो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। और इस फूड से अब प्लांट्स को निकालनी है एनर्जी। ठीक है, इस फूड से अब निकालनी है एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन बोल लो या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन के जो भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, सारा निचोड़ निकाल के रख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। कोई भी टेक्निकल चीज यहां पे यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अपने पास फूड है। फूड मतलब मान लो अपने पास है, फूड के रूप में अपने पास है ग्लूकोज। अब हमें ग्लूकोज से क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। और ग्लूकोज यानी फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सिंपली क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या करना है, ग्लूकोज है अपने पास, ग्लूकोज को क्या करना है, इसमें से एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ देंगे। ग्लूकोज को तोड़ना मतलब है ग्लूकोज की लिसिस। लिसिस मतलब तोड़ना। हमने ग्लूकोज को तोड़ दिया। ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड में। ग्लूकोज को हमने तोड़ा मतलब हमने की लिसिस। लिसिस मतलब होता है तोड़ना। और किसको तोड़ा हमने, ग्लूकोज को। तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा, तोड़ना मतलब लिसिस, और किसको तोड़ा, ग्लूकोज को। तो प्रोसेस होगी ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया पाइरुविक एसिड में। अब इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, पाइरुविक एसिड के पास यहां पे आगे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको या तो ऑक्सीजन मिल जाएगी या इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं एरोबिक, और ऑक्सीजन नहीं मिली उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं अनएरोबिक। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, बेसिक सी बात है। ठीक है, अब देखो पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो इसका क्या बनेगा, तो पाइरुविक एसिड भाई साहब का क्या बनेगा, इसकी हो जाएगी फर्मेंटेशन। ठीक है, पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली मतलब पाइरुविक एसिड को अगर अनएरोबिक कंडीशन मिली तो उसकी हो जाएगी फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो फर्मेंटेशन होके पाइरुविक एसिड से बन जाएगा अल्कोहल, या फर्मेंटेशन होके पाइरुविक एसिड से बन जाएगा क्या, बहुत फेमस है, लैक्टिक एसिड। इतनी बात क्लियर है। ग्लूकोज टूटा पाइरुविक एसिड में, जिसको हमने बोला ग्लाइकोलिसिस। पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली मतलब अनएरोबिक कंडीशन, तो उसकी हो जाएगी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, पाइरुविक एसिड से या तो बन जाएगा अल्कोहल या बन जाएगा लैक्टिक एसिड। इतनी बात अपनी अनएरोबिक की बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं एरोबिक की। ठीक है, पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल गई मतलब एरोबिक कंडीशन हुई तो क्या होगा, पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई तो ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इस प्रोसेस को हमने बोला लिंक रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने बोला लिंक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। अब हमें क्या करना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की चक्रियां घुमानी है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की चक्रियां घुमानी है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की चक्रियां घुमानी है। चक्रियां क्यों घुमानी है, ये हम चक्री जोर जोर से घुमाएंगे तो ऐसे 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 एनर्जी निकलेगी। और इसी प्रोसेस को हम घुमा फिरा के बोलते हैं अपनी क्या, क्रेब साइकिल। ठीक है, अब प्रोसेस देख लो अपने पास कितनी बन रही है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर ये एरोबिक वाली कौन सी होगी, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल। और इधर ये ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक की क्या होगी, फर्मेंटेशन, जिसमें बना अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। देखो
अब एक बात नोटिस कर रहे हो कि यहां तक ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना, यहां तक एरोबिक प्लस एनएरोबिक सेम चल रही है, एरोबिक प्लस एनएरोबिक सेम चल रही है। अब ये एरोबिक यहां पे अलग हो गई और अनएरोबिक ये अलग हो गई। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना? ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम है। अब देखो जो ये स्टेप हुआ था ना, ये वाला स्टेप हुआ था, पायरुविक एसिड बना था, ये कहां होता है? जो एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में, ये कहां होता है? ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस कहां पे हुई? साइटोप्लाज्म में। और ये दो रिएक्शन थी कौन सी कौन सी? एक लिंक रिएक्शन एंड एक क्रेब साइकिल। ये कहां पे हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस। ऑक्सीजन का जो भी लेना देना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन का लेना देना मतलब एरोबिक कंडीशन, तो लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल हुई माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बात से। ठीक है, वाले हैं ट्रिक टू लर्न ग्लाइकोलिसिस। कोई इंट्रोडक्टरी फालतू की बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने ट्रिक पे आते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास बुक्स में कुछ इस तरीके से दी हुई है। देखो एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, आप इजीली अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो हुआ क्या कि गॉड ने, भगवान ने, ठीक है, गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को। ये किसी की भी स्टोरी लगा लो, आप अपनी लगा लो या मेरी लगा लो। ठीक है, गॉड ने फ्रूट जूस दिया मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को। ठीक है, पर यहां एक प्रॉब्लम हो गई। अब मेरे जो पेरेंट्स थे ना, वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए। ठीक है, गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को, पर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस की जगह पे पेप्सी पिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट्स के सामने जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब प्रेशरली उनके सामने पेप्सी रख दी। एक बार पूरी स्टोरी दोबारा करते हैं। गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को, पर पेरेंट्स ने उनके सामने जबरदस्ती पेप्सी रख दी। जबरदस्ती क्यों रखी, प्रेशरली क्यों रखी? क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए, जो कि किसने दिया था? भगवान ने, गॉड ने। तो अब अगर हम अपनी इसी स्टोरी को मिनिमाइज करके एक पेज पे उतार दें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, बट पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। ठीक है, पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, क्योंकि पेरेंट्स चाहते नहीं थी कि वो फ्रूट जूस पिए, तो उन्होंने पेप्सी रख दी प्रेशरली। एक बार फिर से, गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। अब देखो इनका पहला पहला लेटर उठाओगे तो हमारे पास इजीली हमारी ग्लाइकोलिसिस बन जाती है। गॉड के जी से ग्लूकोज, गिव्स के जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रूट जूस के एफ से फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट, 4 के एफ से फ्रक्टोस 1 6 बिस फॉस्फेट, ग्रैंड पेरेंट्स के जी पी से ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, बट के बी से 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, पेरेंट्स के पी से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पुट्स के पी से 2 फॉस्फोग्लिसरीन। अब है पेप्सी, पीईपी, पेप्सी में पीईपी याद रखना, पीईपी का मतलब है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और प्रेशरली से लास्ट में पाइरुवेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी है यार। गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, पर पेरेंट्स को ये बात पसंद नहीं थी, वो चाहते थे पेप्सी पिए, तो उन्होंने जबरदस्ती मतलब पेप्सी रख दी प्रेशरली। गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। ठीक है, जिनको ये लग रहा है कि जो ये लेटरल स्टेप होता है डीएचएपी वाला, ये मैंने स्किप कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी एक आसान सी ट्रिक है। देखो वैसे ये इतना पूछा नहीं जाता, पर फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो सिंपल याद रखना, जब भी हम ग्रैंड पेरेंट्स लिखते हैं तो सीधा तो लिखेंगे नहीं, उनके सामने लिखेंगे डियर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं डियर ग्रैंड पेरेंट्स। अब डी वाला किसके सामने आ रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स के सामने। डियर आ रहा है ग्रैंड पेरेंट्स के सामने। अब ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पास ट्रिक में क्या था? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, तो DHAP साइड में आएगा किसके? मतलब उसके सामने लगा लो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट के। तो ये इजी है बहुत। तो में हम कवर करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न क्रेब साइकिल। तो हम अपनी ट्रिक को 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट्स को कैसे याद करें, और सेकंड स्टेप होगा कि जिस भी स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है और किस फॉर्म में रिलीज हो रही है वो भी करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी रिलेटेड स्टेप कैसे याद रखें, और थर्ड और लास्ट स्टेप होगा कि एंजाइम्स को कैसे याद रखें। देखो क्रेब साइकिल बुक्स में कुछ ऐसी दिखाई देती है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिक एसिटाइल को एंजाइम ए से, और उसको साइकिल को क्लॉकवाइज घुमाते हुए खत्म करेंगे ऑक्सैलो एसीटेट पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। देखो एक सिटी को टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए उस सिटी में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ।
ठीक है। एक सिटी को टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए उस सिटी में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। तो देखो आप सबको पता है कि जब किसी सिटी में मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो पूरी सिटी को लॉकडाउन कर दिया जाता है, मतलब पूरी सिटी को साइलेंट कर दिया जाता है। अब इसी ट्रिक को अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो, ए सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब एक सिटी को साइलेंट कर दिया गया किसके लिए, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। ए सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। तो हमें ए से याद आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और सिटी से याद आएगा साइट्रेट, और इज आई एस से याद आएगा आई एस जिसमें है आइसोसाइट्रेट, और केप्ट के के से याद आएगा हमें कीटोग्लूटारेट, और साइलेंट के एस से याद आएगा सक्सीनेट। अभी आप सोच रहे होंगे आप में से कई लोग कि मैंने सक्सीनाइल कोएंजाइम ए को इसमें कंसीडर नहीं किया। तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि जहां सक्सीनेट है उसी के आसपास सक्सीनाइल कोएंजाइम ए होगा। ठीक है, अब कैसे याद करें कि इसके ऊपर होगा या इसके नीचे, तो सिंपल सी ट्रिक है उसके लिए। देखो सक्सीनेट के नाम में ही आ रहा है लेट, मतलब सक्सीनेट लेट होगा, मतलब सक्सीनेट बाद में आएगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए पहले आएगा। तो इसीलिए मैंने सक्सीनाइल कोएंजाइम ए को यहां पे नहीं लिखा है। अब 4 के एफ से हमारे पास आया फ्यूमारेट, और मिलिट्री के एम से हमारे पास आया मैलेट, और ऑपरेशन के ओ से हमारे पास आया ऑक्सैलो एसीटेट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, कि एक सिटी को साइलेंट रखा गया मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। ए से एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिटी से साइट्रेट, इज से आइसोसाइट्रेट, केप्ट के से कीटोग्लूटारेट, साइलेंट के एस से सक्सीनेट, 4 के एफ से फ्यूमारेट, मिलिट्री के एम से मैलेट, और ऑपरेशन के ओ से ऑक्सैलो एसीटेट। अब हमने इंटरमीडिएट्स तो याद कर लिए साइकिल के। अब ये कैसे याद करें कि कौन से स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, कौन से में नहीं हो रही है। देखो सिटी पे अटैक हो रहा था, ठीक है, सिटी पे टेररिस्ट अटैक कर रहे थे, और अटैक बिना एनर्जी की हेल्प से नहीं हो सकता। एनर्जी मतलब हथियार, एक्सप्लोजिव, मतलब कुछ एनर्जी वाली चीज चाहिए। तो जब भी एनर्जी का क्वेश्चन आए कि कौन से स्टेप में एनर्जी थी, हमने याद करना है कि सिटी पे अटैक हो रहा था, और सिटी पे अटैक क्यों हो रहा था, सिटी को खत्म करने के लिए। तो जब भी एनर्जी का क्वेश्चन आए तो सिटी पे अटैक करवा देना है हमने। अटैक मतलब सिटी को खत्म कर देना है, सिटी को खत्म कर देना है। और हमारे पास बचे सिर्फ ये स्टेप। एनर्जी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो अटैक करवा देना है सिटी पे, तो सिटी खत्म हो जाएगी। हमारे पास बचते हैं सिर्फ ये स्टेप। अब इसमें कैसे याद करें एनर्जी, देखो अब हमारे पास ये स्टेप बच गए। ए सिटी, वो सिटी तक हटा के हमारे पास सिर्फ ये स्टेप बच गए। अब देखो इसमें कैसे याद करें कहां पे क्या रिलीज होगा और कहां पे नहीं रिलीज होगा। देखो आप सबको पता है कि मिलिट्री से ऊपर कोई पावर नहीं होती, ठीक है, मिलिट्री से ऊपर कोई पावर नहीं होती। तो मिलिट्री हमारा कहां पे आ रहा था, मैलेट में। तो मिलिट्री से ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब इस स्टेप में कोई एनर्जी का रिलीज नहीं होगा। अब देखो बाकी स्टेप्स में सब में एनर्जी रिलीज होगी, जिसमें नहीं होनी थी हमने वो पहले ही काट दिया, क्योंकि मिलिट्री से ऊपर कोई पावर नहीं होती। ठीक है, अब बाकी स्टेप्स में या तो NADH रिलीज होगा या FADH2। अब FADH2 किस में होगा, NADH2 किस में होगा, इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है। अब देखो FADH2 स्टार्ट होता है F से, और यहां पे F से देख लो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, फ्यूमारेट, मतलब FADH2 फ्यूमारेट के आसपास होगा। अब देखो फ्यूमारेट के आसपास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। यहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि मिलिट्री से ऊपर कोई पावर नहीं है, तो मतलब सिर्फ एक ऑप्शन बचा, तो यहाँ से रिलीज होगा FADH2। अब बाकी जितने भी स्टेप बचे सब में निकाल दो NADH, सब में हमने निकाल दिया NADH, और ये आपका एनर्जी वाला भी कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब हमारे पास बच जाता है क्रेब्स साइकिल का सबसे आसान पार्ट, जो कि है एंजाइम को याद करना। देखो एक्चुअली एंजाइम को याद ही नहीं करना पड़ता हमें, इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर गिवन होता है। स्टेप जो होता है वो खुद ही बता देगा कि उसमें कौन सा एंजाइम है। अब मान लो हम ये स्टेप उठा लें, अगर आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोग्लूटारेट। देखो आपको एंजाइम याद करने में सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए कि जहां भी डीहाइड्रोजिनेज वर्ड आ जाए, डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है एनर्जी का रिलेशन, मतलब वहां एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो देखो अब आइसोसाइट्रेट अगर कन्वर्ट होता है कीटोग्लूटारेट में, तो हमें पता है यहाँ पे NADH रिलीज होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी का मतलब डीहाइड्रोजिनेज, तो सिंपल आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा था, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। सिंपल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट, और ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, कीटाग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा है तो
कीटोग्लूटारेट और एनर्जी रिलीज हो रही है तो पीछे लगा देंगे डीहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम हो गया कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। अब एक स्टेप है फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। अब इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें क्या करें, फ्यूमारेट देखो कन्वर्ट हो रहा है तो फ्यूमारेट को लिख देंगे। अब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो डीहाइड्रोजिनेज इसमें नहीं आएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा फ्यूमारेज, कुछ याद ही नहीं करना। एक और एग्जाम है जिसमें डीहाइड्रोजिनेज नहीं आता, वो है साइट्रेट सिंथेज। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है साइट्रेट सिंथेज, मतलब ये सिंथेसिस ऑफ साइट्रेट में काम आएगा। कुछ भी नहीं याद करना एंजाइम में, इतना ही था, बिल्कुल सिंपल था। अब देखो एक छोटी सी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। देखो देखो अभी तक हमने एनर्जी ली, ठीक है, एनर्जी कहां कहां से ली हमने, जैसे ग्लाइकोलिसिस से भी एनर्जी ली, लिंक रिएक्शन से भी एनर्जी ली, क्रेब साइकिल से भी एनर्जी ली। तो अभी तक जो हमने एनर्जी ली वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं सिर्फ एटीपी की फॉर्म में, मतलब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इतनी बात अपनी बिल्कुल क्लियर है। अब एक लास्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट पे। देखो इसका फॉर्मूला है ना जो बार बार भूल जाता है कि ऑक्सीजन ऊपर थी या CO2 ऊपर थी, तो क्या था, देखो सिंपल सा फंडा है, इसको सिंपल सी ट्रिक है याद करने की। देखो रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, एक टाइप का एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक टाइप का कांस्टेंट होता है। तो आंसर में अपना आना चाहिए C, ठीक है, आंसर में अपना आना चाहिए C। तो C आने की, आंसर में C आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि CO2 अपॉन O2 लिख दो। अब क्या होगा, O2 से O2 कट जाएगा और आपका आंसर एक कांस्टेंट C आ जाएगा। मतलब याद रखने का तरीका है कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट का फॉर्मूला होता है CO2 अपॉन O2। अब आपसे कैसे भी पूछ ले, आपको बोल दे कि अनएरोबिक कंडीशन पे RQ क्या होगा, अनएरोबिक में क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको बोल दे कि CO2 इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, इसको इनफाइनाइट कर दो, फिर अपना सिंपल मैथमेटिक्स से सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।